अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फखर में कुछ आमदीद। ले जनाब था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। कल आपके साथ ईरान की एटमी पॉलिसी में तब्दीली के हवाले से खबर दी थी। आज उस खबर की तस्दीक हो गई है। ईरान के सरकारी खबर रसा इदारे तस्नीम ने ऐलान किया है कि ईरान एटमी अदम फैलाव का आलमी मुआहदा जिसे NPT कहा जाता है जनाब, उससे बाहर निकल रहा है और ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है, जिसके तहत NPT से बाहर निकलने के लिए ईरानी पार्लियामेंट में एक हंगामी बिल को पेश कर दिया गया है। और ये ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से जो पॉलिसी शिफ्ट है उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। और इसके यकीनी तौर पर जो फैसला है उसके जो मुज़मरात हैं या उसके जो असरात हैं वो यकीनी तौर पर हमागीर होंगे और इसके असरात भी ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता और इसराइल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुरतब होने जा रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, इसकी क्या तफसीलात हैं और इसके क्या असरात हैं, और ख़ास तौर पर जनाब अली लारेजानी साहब की शहादत के बाद बाकिर जुल्कदर साहब जिन्होंने अली लारेजानी के मनसब के ऊपर आकर काम का आगाज़ किया है, उनकी तरफ से यानी उनके दौर में या उनकी ज़ेर सरबराही ये जो पहला फ़ैसला है ये ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होगा, इस पर जनाब बात करते हैं। इतलात ये हैं कि ईरानी पार्लियामेंट में एक फास्ट ट्रैक बिल यानी एमरजेंसी बिल पेश किया गया है और इस बिल के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट जो मुद्दे हैं उनको बयान किया गया है। ये जो बिल है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे पहला हिस्सा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से मुकम्मल दस्तबरदारी है, जबकि इसी मुआहदे के दूसरे हिस्से में 2015 के जौहरी मुआहदे जो कि अमेरिका और यूरोप के साथ किया गया था उससे मुतल्लिक ईरान की जो पार्लियामेंट ने कानून को मंजूर किया था उसकी मनसूखी को भी इस बिल का हिस्सा बनाया गया है। जबकि तीसरा और एक और इसका जो पहलू है वो है ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के मुताबिक ये जो ब्रिक्स और SCO के ममालिक हैं उनके साथ पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए नए बैनुल अक़वामी मुआहदे की हमायत करना है। इसका मतलब ये है कि इस बिल के ज़रिए ईरान ने अपनी जो स्टेटेड न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके ऊपर एक बहुत बड़े शिफ्ट का ऐलान किया है, क्योंकि एक जानिब ईरान NPT से दस्तबरदारी होने के लिए कानून को मंजूर करने जा रहा है, इसके साथ साथ 2015 के मुआहदे को भी ख़त्म किया जा रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट SCO और ब्रिक्स के रुकन ममालिक के साथ मिलकर न्यूक्लियर इश्तराक के हवाले से जो पेशकदमी है वो भी की जा रही है। ये जो बिल है ईरान की पार्लियामेंट के रुकन हैं उनकी तरफ से पेश किया गया है और इन रुकन का नाम है मालिक शरीयती। मालिक शरीयती ने इस बिल को पेश किया है, जबकि कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है इस बिल की हमायत में। और इब्राहिम रज़ाई जो कि ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तर्जुमान हैं, उनका ये कहना है कि ईरान के लिए एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर कारबंद रहना और मौजूदा हालात और जारहियत के तनाजुर में बेमानी होगा। जनाब ये जो हैं इब्राहिम रज़ाई, उनका ये कहना है कि अब NPT में रहने का ईरान के पास कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है अपनी तरफ से जारी किए जाने वाले बयान में कि एटमी अदम फैलाव के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जैसे IAEA है, वो ईरान की जौहरी तंजीबात जिसमें से नटंस, फर्दू और पार्चिन की तंसीबात हैं उनकी हिफाजत करने में कतई तौर पर नाकाम रहा है। और IAEA सिर्फ अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी का एक इदारा बनकर रह गया है। इसका मतलब ये है कि ईरान IAEA की इंस्पेक्शन से भी पीछे हट रहा है, यानी ईरान अपनी एटमी तंसीबात को आलमी मुआयने के लिए भी पेश नहीं करेगा।
ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये 28 फरवरी से जारी अमेरिका इसराइल मुश्तरका हमलों के बाद और ख़ास तौर पर ईरान की टॉप टियर लीडरशिप की शहादत के बाद सामने आई हैं, जहां पर ईरान का एक जानिब जो रवैया है ख़ास तौर पर इस जारहियत के हवाले से वो टोटली गैर लचकदार हो गया है। और इसके साथ साथ ये जो डेवलपमेंट है ये ख़ास तौर पर उस पेशरफ्त जो कि अमन मुज़ाकरात के हवाले से की जा रही है एन उसके मौके के ऊपर ये डेवलपमेंट्स ईरान की सियासत और ये जो रीजन की जो पूरी सिक्योरिटी पैराडाइम है इसके अंदर एक बहुत बड़े शिफ्ट का जो सबब है वो सामने आएगी। इस खबर का जो तस्दीक है वो ईरानी मीडिया जिसमें तस्नीम है, प्रेस टीवी है और बैनुल अक़वामी ज़राए इबलाग जिसमें अल जज़ीरा और दीगर शामिल हैं, उनकी तरफ से भी इसकी तस्दीक सामने आई है। बताया गया है कि ईरान ने ये जो जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा था और इस मुआहदे के तहत ईरान ने इसमें शमूलियत को इख्तियार किया था और इसके साथ साथ ईरान भी IAEA का रुकन है और इससे निकलने का मतलब ये होगा कि ईरान अब बगैर किसी कानूनी रुकावट के यूरेनियम इनरिचमेंट की शरह में इजाफा कर सकता है, यानी वो वेपन ग्रेड यानी 90% तक अपने पास अफजूदा यूरेनियम को मज़ीद रिफ़ाइन करके एटमी तजुर्बा या एटमी वॉरहेड के तैयारी की जानिब पेशरफ्त कर सकता है। और उसके नतीजे में ईरान की इस ये जो इक़दाम है NPT और IAEA से दस्तबरदारी का, उसके नतीजे में ईरान की जो न्यूक्लियर एम्बिग्विटी है वो बिल्कुल उसी लेवल पर चली जाएगी जिस लेवल पर इसराइल की न्यूक्लियर एम्बिग्विटी मौजूद है। यानी ईरान हथियार बनाने की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, इसकी किसी तरह की कोई तस्दीक सामने नहीं आएगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बिल है इसके बाद, इसकी मंजूरी के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसका जो है वो ईरान की तरफ से इजहार किया जाएगा। अगर मैं आपको इसके प्रोसेस की तरफ बताऊं कि ये जो प्रोसेस है इस NPT से बाहर निकलने का वो क्या है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ईरान की जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है उसके मुताबिक ईरान की जो कानून में तब्दीली है वो इनफैक्ट 3 इदारों से होकर गुजरता है। सबसे पहले ईरान की पार्लियामेंट के अंदर जिसके 290 अरकान हैं, वहाँ पर बिल या तो हुकूमत काबीना की मंजूरी के बाद पेश करती है या 15 अरकान किसी भी कानून में तब्दीली, तरमीम या नई कानून साजी के लिए दरख्वास्त ईरानी पार्लियामेंट में जमा कराते हैं। बिल के पेश होने के बाद उस पर बहस होती है, उसके बाद कमीशनों में उसका जायज़ा लिया जाता है और तीसरे मरहले में उस पर वोटिंग होती है। मजलिस की यानी ईरान की पार्लियामेंट से कानून की मंजूरी के बाद ये जो बिल है ये शूरा निगहबान यानी गार्डियन काउंसिल के अंदर जाता है और गार्डियन काउंसिल 12 अरकान पर मुश्तमिल होती है। इनमें से जो 6 अरकान हैं वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो नामजद करते हैं और ये जो मजहबी आलम हैं यानी जो ईरान की विलायत फ़क़ीह से ताल्लुक़ रखने वाले उनके जो फ़िक़्ह के जो टॉप 6 आलम हैं वो ये जो शूरा निगहबान है इसके रुकन होते हैं। और इसके साथ साथ दीगर जो 6 अरकान हैं उनका ताल्लुक़ कानून साजी यानी अदलिया के साथ होता है और वो इस कानून का कुरान और शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि जनाब ये जो कानून पार्लियामेंट की तरफ से पास किया गया है ये जो है वो शरई तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं है। और अगर शूरा निगहबान किसी कानून साजी से मुत्तफ़िक ना हो तो उसको दोबारा पार्लियामेंट की तरफ भेजा जाता है और फिर पार्लियामेंट उसको वो जो हदायत गार्डियन काउंसिल की तरफ से मिलती हैं उसके मुताबिक उस कानून के अंदर तब्दीलियाँ करके दोबारा मंजूर करती हैं। और तीसरे मरहले में जो रहबरे आला हैं यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो इस कानून की मंजूरी भी देते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर पार्लियामेंट और शूरा निगहबान दोनों के दरमियान जो इख्तलाफ है वो मौजूद रहे यानी पार्लियामेंट कानून साजी में जो निगहबान शूरा है उसकी तरफ से की जाने वाली तरमीम को
कबूल ना करे और दोनों के दरमियान जो कानून है वो फंस के रह जाए, तो ऐसी सूरत हाल में ईरान का जो एक मसालियती सिस्टम है या उनका जो कमीशन है, कानून उसके पास चला जाता है और फिर उसकी रोशनी में हतमी फैसला किया जाता है। इस कौंसिल के अरकान का जो नामजदगी है वो भी रहबरे आला करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईरान की पार्लियामेंट का ये जो सिस्टम है उसके तहत अर्जेंसी यानी हंगामी सूरत हाल में कानून साजी की गुंजाइश मौजूद है, और ये बिल जो कि NPT से बाहर निकलने का बिल है, इस बिल को भी हंगामी नौयत की कानून साजी डिक्लेयर किया गया है। हंगामी नौयत की कानून साजी का मतलब यह है कि जिस वक़्त पार्लियामेंट के अंदर इस कानून पर बहस या इस पर वोटिंग हो रही होगी, शूरा निगहबान के 12 अरकान भी उसी मजलिस में मौजूद होंगे और वो देयर एंड देन कानून साजी के मुसवदे का जायज़ा लेकर अपनी राय मौके पर ही देंगे और वहीं पर इस कानून साजी की मंजूरी या मुस्तरद होने का जो फैसला है वो देयर एंड देन हो जाएगा। अब अहम बात यह है कि इस वक्त ईरान हालत जंग में मौजूद है और हालत जंग में होने की वजह से जो पार्लियामेंट का इजलास है उसको किस तरीके से मुनक्कद किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन जिस तरीके से रहबरे आला का जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब की शहादत के बाद फैसला किया गया था, वहाँ पर जो उनकी उनका इजलास था जिसके अंदर ये जो जनाब रहबरे आला का इंतखाब होना था वो भी ऑनलाइन किया गया था। यानी जिस जगह पर ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का इजलास होना था वहाँ पर इसराइल ने बम्बार्डमेंट करके उस बिल्डिंग को तबाह कर दिया था ताकि नए रहबरे आला का इंतखाब ना हो सके। तो उस सूरत हाल से पहले ही असेंबली को खाली करा लिया गया था और अरकान को ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन दिया गया था और उन्होंने ऑनलाइन वोटिंग करते हुए या जो भी उनका तरीकाकार था, पर्चियां डालने का, वट जो भी उनका तरीकाकार था, उसके मुताबिक उन्होंने रहबरे आला यानी मुज्तबा खामेनेई साहब का इंतखाब करने का ऐलान कर दिया था। अब ऐसी सूरत हाल में ईरान इसी तरीके पर अमल दरामद करते हुए इस कानून की मंजूरी या मुस्तरद करने का फैसला कर सकता है। अब अगर हम एक लम्हे के लिए इस बात को देखते हैं जो मुझे मौजूदा हालात में काफ़ी हद तक इम्कान नज़र आता है कि ईरान NPT से बाहर आ जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये कानून मंजूर हो जाता है तो फिर उसके बाद इस कानून की मंजूरी के बाद ईरानी हुकूमत को 3 माह का एक जो नोटिस है, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो ज़ेली इदारा है एटमी अदम फैलाव का, उसके लिए उनको 3 महीने का नोटिस देना होगा आर्टिकल 10 के मुताबिक NPT से बाहर निकलने का, और UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रूबरू ये जो नोटिस है इसको सर्व किया जाएगा और उसके 3 महीने के बाद ईरान जो है वो NPT के मुआहदे से निकल जाएगा। अच्छा, अब अगर ईरान NPT के मुआहदे से निकल जाता है तो फिर क्या होगा? ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक जानिब ईरान के पास जो एटमी अदम फैलाव मुआहदे और जो आलमी निगरानी है उनकी ये जो है IAEA, उससे ईरान मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएगा। उसके बाद ईरान को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, अपने एटॉमिक रिएक्टर्स या और भी जो भी उनके न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है उसके ऊपर ईरान किसी तरह की निगरानी के असरात से बाहर निकल जाएगा। फिर ईरान अपनी यूरेनियम को, जो कि उसके पास तकरीबन 410 किलोग्राम और बाज़ इतलात के मुताबिक 450 किलोग्राम 60% इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, ईरान उसको वेपन ग्रेड तक या उस सतह पर ले जाने के लिए 90% तक यूरेनियम को इनरिच कर पाएगा। उसके बाद ईरान एटमी धमाका करता है, अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर करता है या नहीं करता, ये ईरान की अपनी सवाबदीद होगी और उसके बाद ईरान एटमी वॉरहेड्स बनाएगा या जो भी उसने करना है वो कर सकेगा। अब इसके असरात जो अगर हम खित्ते की बात करें, इस वक्त की जो सूरत हाल है, अमेरिका और इसराइल दोनों की तरफ से इस बात का वाज़ेह ऐलान सामने आ चुका है कि वो ईरान को एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे, यानी वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। और यही वजह है
कि पिछले साल जून के अंदर भी जो हमला किया गया था इसराइल की तरफ से और बाद में अमेरिका ने उस हमले के अंदर हिस्सा लिया था और ईरान की जो एटॉमिक साइट्स हैं नितंज और फर्दू की, वहाँ पर बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स को गिराया गया था। इस मरतबा भी यानी अब ये जो 27 दिन की जंग हो चुकी है, इसमें भी ईरान की जो तमाम की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो नितंज है, फर्दू है, पारचीन की है, इस्फहान की है, हर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बॉम्बिंग भी की जा रही है और उसके साथ साथ ईरान के जो एटॉमिक रिएक्टर्स हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इराक में जो मौजूद ईरान का हैवी वाटर पावर प्लांट है न्यूक्लियर, उस पर 2 मरतबा अटैक किया जा चुका है, जबकि बू शहर में मौजूद ईरान के एटॉमिक रिएक्टर पर भी अब तक की इतलात के मुताबिक 3 हमले किए जा चुके हैं। अच्छा, IAEA से बार बार ईरान की तरफ से इस मामले को उठाए जाने के बावजूद भी अमेरिका और इसराइल ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। और अभी कल इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया है उसमें ईरान के जो सबसे बड़ा वाटर सैलिनेशन प्लांट था, यानी पानी को साफ करने का जो उनका प्रोजेक्ट था, उसको निशाना बनाकर ईरान की आबादी को प्यासा मारने की कोशिश की गई। दूसरी डेवलपमेंट के अंदर ईरान में यानी ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान, वहाँ का सबसे बड़ा जो तालीमी मरकज़ था तेहरान यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर भी इसराइल की तरफ से बम्बार्डमेंट की गई और ये जो यूनिवर्सिटी है इस पर हमले के बाद ईरान ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी पर हमले की सरेआम माजरत की जाए, माफ़ी मांगी जाए और यूनिवर्सिटी की जो दोबारा तामीर है उसका ख़र्चा भी अमेरिका उठाए। और टाइम दिया गया है IRGC के तहत कि जनाब अगर अमेरिका ने 12 घंटों के अंदर अंदर तेहरान यूनिवर्सिटी पर किए जाने वाले हमले पर माफ़ी ना मांगी तो फिर रीजन में मौजूद ऐसे तमाम तदरीसी इदारे जो कि अमरीकी इदारों की जो ज़ेली कैंपसेस मौजूद हैं मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में, उनको निशाना बनाया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वॉर एस्केलेट कर जाएगी। दूसरी जानिब ये जो ईरान की न्यूक्लियर जो उसकी पॉलिसी है और उसके अंदर जिस तरह का शिफ्ट आ रहा है, तो 2 ममालिक ऐसे हैं रीजन के जिसमें जमहूरी तुर्किया और सऊदी अरेबिया, ये 2 ममालिक वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार पहले भी कर चुके हैं और अब भी इस बात का इजहार करते हैं कि अगर ईरान ने एटमी सलाहियत हासिल की तो फिर जमहूरी तुर्किया और सऊदी अरेबिया दोनों अपने जो न्यूक्लियर मकासद हैं या अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसीज़ हैं उस पर असर नौ गौर करने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर डेटरेंस हासिल करता है, एटमी हथियार बनाता है या एटमी धमाका करता है या उस जानिब पेशरफ्त करता है, तो फिर इस रीजन के अंदर तुर्किया और सऊदी अरेबिया की तरफ से भी ये ऐलान किया जा चुका है कि ईरान अगर एटमी हथियार बनाएगा तो हम भी एटमी हथियार बनाएंगे। तो ऐसी सूरत में इस रीजन के अंदर इसराइल की तरफ से ये जो बालादस्ती का ख्वाब है या उसका जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो मुकम्मल तौर पर एक गैर मौसर हथियार के तौर पर सामने आएगा। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल में इसराइल की जानिब से न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है रीजन के किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, तो फिर ईरान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया ये भी इसी पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए जो कार्रवाई है वो करेंगे। और ये इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर जो न्यूक्लियर रेस है उसमें इजाफे का इम्कान पाया जाता है। तो जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की है कि ये ऐलान सामने आने के बाद कि ईरान NPT से बाहर निकलने के लिए ईरानी पार्लियामेंट के अंदर एमरजेंसी लेजिस्लेशन करने जा रहा है, उसने इनफैक्ट एक जानिब पाकिस्तान में होने वाली ये जो पीस की कोशिशें हैं इसके रास्ते में भी एक बहुत बड़ी हर्डल को क्रिएट किया है। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में अगर ये ऐलान जो है वो बग़ैर मुज्तबा खामेनेई साहब की इजाज़त के किया गया है तब भी इसके बड़े मुज़मरात हैं। इसका मतलब ये होगा कि IRGC और ईरानी हुकूमत दोनों मुख्तलिफ जो डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर चल रहे हैं। और अगर ईरानी हुकूमत और IRGC यानी मसूद पज़िश्कियान
अलीयान साहब और IRGC दोनों जो है वो मुतजाद सिमतों में चल रहे हैं, तो इसके असरात भी सामने आएंगे। और ख़ास तौर पर वो मुज़ाकरात जो वज़राए ख़ारजा के लेवल के ऊपर इस वक्त भी इस्लामाबाद में हो रहे हैं और कल भी इस्लामाबाद में होने हैं, तो उन ये जो 3 ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की और मिस्र शामिल हैं, इनमें से 2 ममालिक भी एटमी रेस में आ जाएंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके असरात उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में अमेरिका इसी लेजिस्लेशन की बुनियाद के ऊपर जो अपने आप को इस मुज़ाकराती अमल से अगर पुल बैक करेगा तो फिर जो ख़तरात हैं रीजन में जंग के फैलाव के, उसमें भी इम्कानात बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त ईरान वर्सेस इज़राइल एंड अमेरिका है, वो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी तब्दील हो जाएगा, जिसमें रीजन के मुख्तलिफ ममालिक भी ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में शामिल हो जाएंगे। तो एक ऐसा कड़मस मच जाएगा जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता शायद किसी के पास नहीं होगा। यही इस वक्त की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।